नमस्कार आप सभी का फार्मा ट्रेनों में मैं हूं पंकज पाठक और आज का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। यू कैन नॉट हैव वन विदाउट द अदर। ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज़ में अगर आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस भी हैं तो आपसे ह्यूमन बॉडी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन बॉडी सिस्टम वर्क्स टुगेदर। जो ह्यूमन का बॉडी सिस्टम है वो एक साथ मिलके काम कर सकता है और एक साथ मिलके कार्य करता है। ठीक है, जैसे इफ़ यू गेट एक्साइटेड द नर्वस सिस्टम वर्क्स विद सर्कुलेटरी सिस्टम बाय इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट। जब आप एक्साइटेड होते हैं उस समय हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो वर्क करना शुरू कर देता है, साथ ही साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी वर्क करना शुरू कर देता है। यानी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। अगर किसी एक सिस्टम को हम हटा देंगे तो हमारी जो फिजियोलॉजी होगी वो रुक जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है, इनके बीच में कनेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि जब हम एक्साइट होते हैं, बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा नर्वस सिस्टम कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी कार्य करने लग जाता है। तो एक साथ दो सिस्टम हमारे शरीर के काम करने लग जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ने लगता है एक्साइटमेंट के समय। तो बॉडी सिस्टम एक साथ कार्य करती है। बॉडी सिस्टम वर्क टुगेदर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एड्स डिस्ट्रॉयज द इम्यून सिस्टम। एड्स क्या होता है? एक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के नाम से जाने जाता है और ये एक इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है एड्स। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसका क्या क्या रिजल्ट हम देखते हैं। पहला, उसको निमोनिया हो जाता है। दूसरा, उसको ईस्ट इन्फेक्शन होता है। तीसरा, उसको कैंडिडा जो होता है उसके इसोफेगस को इन्फेक्ट कर देता है। चौथा, अगर देखा जाए तो कैपोसी सार्कोमा होती है उस व्यक्ति को, और ये कैपोसी सार्कोमा है, एक कंडीशन दिखाई गई है अभी जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सब कैपोसी सार्कोमा। ठीक है, जो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एड्स ने हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी निमोनिया हो गई। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज किया, साथ ही साथ ईस्ट इन्फेक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डैमेज कर रहा है, साथ ही साथ कैंडिडा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस डाइजेस्टिव सिस्टम के इसोफेगस को अफेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ कैपोसी सार्कोमा, इस तरीके के काले काले धब्बे दिखने लगते हैं स्किन पे, उसको हम क्या करते, वो हमारे इंटीग्यूमेट्री सिस्टम को भी डैमेज कर रहा है। तो बॉडी सिस्टम जो हमारी होती है वो एक साथ कार्य करती है। अगर किसी एक सिस्टम को हम कहीं से भी रोकने का प्रयास करते हैं तो उसका प्रभाव हमें बाकी के सिस्टम पे भी देखने को मिलता है। यानी सारे सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर किसी एक सिस्टम को हम क्लोज करते हैं या उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो बाकी के भी दो सिस्टम में भी हमको डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि बॉडी सिस्टम्स जो हैं वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब देखा जाए, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो एक टीम के जैसे कार्य करती है। इसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं और सारे सिस्टम्स का अलग अलग रोल है, और ये जब सारे मिल जाते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी टीम के जैसे काम करती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अब ये देखेंगे कि हमारी बॉडी सिस्टम जो एक टीम के जैसे हमने बताया कार्य करती है, ये बना कैसे होता है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी बनता कैसे है। तो ह्यूमन बॉडी बनने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल मिलते हैं, यानी एक केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल मिलते हैं, और एटम और मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है सेलुलर लेवल का, जहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कुछ केमिकल्स मिलते हैं, और ये केमिकल मिल करके एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें जीवन होता है। ये सेल्स का जो ग्रुप मिलता है, जब सेल्स कई तरीके के सेल्स मिल जाते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ पे एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जिसको हम ऊतक बोलते हैं। ठीक है, तो पहले कोशिका बनी, कोशिका से ऊतक बना, और ये कोशिका जो बनी थी किससे बनी थी? रासायनिक द्रव्यों से, रासायनिक पदार्थों से कोशिका का फॉर्मेशन हुआ। ये कोशिका बनाया हमारा बॉडी में एक टिश्यू। अब टिश्यू के बाद बात करते हैं हम
डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिल जाते हैं और बन जाता है ऑर्गन, और इस लेवल को हम ऑर्गन लेवल बोलते हैं। जैसे एक अंग है, हमारे शरीर का एक अंग है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये ऑर्गन लेवल पे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर टिश्यूज से ऑर्गन लेवल की तरफ पहुंचता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं ऑर्गन लेवल के बाद से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी ऑर्गन लेवल डिफरेंट टाइप के जब ऑर्गन मिलते हैं और एक स्पेशल कार्य को परफॉर्म करने लगते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। और जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो हमारी एक कंप्लीट बॉडी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, केमिकल स्ट्रक्चर था, केमिकल स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन हुआ, सेलुलर लेवल पे आया हमारी बॉडी, सेलुलर लेवल से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, आप यहाँ पे देख रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, और डिफरेंट टाइप का ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है तो बॉडी लेवल तैयार होती है, बॉडी सिस्टम तैयार हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंप्लीट बॉडी तैयार हो गई। आइए इसको समझते हैं। एटम से बना सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे आप ऑर्गन देख सकते हैं, ऑर्गन बना, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाता है। ये होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टिश्यू की बात हमने किया तो मेजरली क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में 4 तरीके के 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, दूसरा होता है एपिथेलियल टिश्यूज़, तीसरा होता है मसल टिश्यू, और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। तो इस 4 तरीके के टिश्यूज़ हैं, इसके बारे में आगे हम चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गन क्या है। तो ऑर्गन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ऑर्गन क्या है, ऑर्गन अ ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म क्लोजली रिलेटेड फंक्शन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। जो ऑर्गन होता है वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलके बना होता है और एक स्पेशल टाइप के लगभग समान कार्य को करता है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ब्रेन और नर्व्स, तो दोनों का काम क्या है, संदेश को पहुँचाना, इसलिए ये ऑर्गन है और स्पेशल टाइप के कार्य करते हैं। यहाँ हार्ट और वेन्स को देख सकते हैं, यहाँ पे वेन्स दिख रही हैं। हार्ट और वेन्स दोनों का काम क्या है, संवहन करने का कार्य है, तो क्लोजली रिलेटेड फंक्शन करने का काम ये जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़ से मिलके ये ऑर्गन बन रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या है। ऑर्गन सिस्टम अभी हमने बताया कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जो एक टाइप के कार्य को करने का काम करता है। यहाँ पे आप डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। ये सारे मिल करके हमारे न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे, जो भी हम फूड पार्टिकल ले रहे हैं उन पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। और एक ऑर्गन सिस्टम एक स्पेशल टाइप के कार्य को परफॉर्म करने का काम करता है, एक स्पेशल टाइप के कार्य को करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे इस तरीके से, अभी हमने बताया ऑर्गन सिस्टम्स को, इस तरीके से हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर। और इन 11 ऑर्गन सिस्टम के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहला है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम में स्किन, नेल और नेल्स आते हैं, साथ साथ हेयर्स भी आते हैं, वो होता है हमारा इंटीगुमेंट्री सिस्टम। दूसरा हमारा है स्केलेटल सिस्टम। ये शरीर के सपोर्ट सिस्टम होते हैं और इनको हम, इसमें हमारे बोन्स, मसल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा है स्केलेटल सिस्टम। तीसरा है हमारा मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसमें हमारे मसल्स आते हैं, ठीक है, बोन और मसल, ठीक है। बोन्स स्केलेटल सिस्टम में और मसल मस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम, जहाँ पे हमारे नर्व्स होते हैं, मैसेज को ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा ब्रेन, नर्व्स, ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन को स्रावित करने का काम करता है। यहाँ से हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन्स का स्रावण होता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये एक संवहन तंत्र है हमारे शरीर में, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, जो ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। 7th है लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम। ये शरीर में हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यूज़ में आता है और हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, ठीक है।
ये है हमारा लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम। 8वां की बात करें तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे भी फूड पार्टिकल को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है कंबसन के बाद, ठीक है। 9वां देख रहते हैं, ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। डाइजेशन का इनका रोल होता है, डाइजेशन, ठीक है। आगे आते हैं 10वां जो होता है यूरिनरी सिस्टम, जो हमारे शरीर से मलमूत्र को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है, ये होता है यूरिनरी सिस्टम। और 11वां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो नए प्रोजेनीज को जन्म देने के लिए हेल्पफुल होता है, नई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 11 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। अब बात करेंगे एक एक सिस्टम के बारे में। जो सबसे पहला हमारा सिस्टम आता है वो है स्केलेटल सिस्टम। आइए इसके बारे में देखते हैं। सिर्फ इसमें हम बताएंगे इस वीडियो में स्केलेटल सिस्टम, जो भी सिस्टम के बारे में बताएंगे ओवरव्यू ही बताएंगे, ज़्यादा डीप इसमें हम नहीं बताएंगे, जो आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। योर स्केलेटल सिस्टम है 5 मेजर फंक्शन। स्केलेटल सिस्टम के 5 मुख्य कार्य हैं। पहला, इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट, ये हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देने का कार्य करता है। दूसरा बात करें, ये हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करता है। तीसरा अगर देखा जाए, ये हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करने का भी काम करता है, और इसके साथ साथ ये कुछ स्टोरेज मटेरियल को भी अपने पास रखता है, जो बॉडी यूज़ कर सके इन फ्यूचर के लिए। यानी स्टोर सिस्टम भी स्केलेटल सिस्टम का एक स्टोरेज एक वर्क है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है। आइए अब मेजर ऑर्गन देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहला आता है बोन, दूसरा होता है टेंडन्स। जो टेंडन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, टेंडन्स जो होते हैं वो बोन और मसल को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद से आता है लिगामेंट, ये बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, जिसको लिगामेंट बोलते हैं। कार्टिलेज आता है, कुशन प्लेसेस वेयर बोन्स कनेक्ट एंड ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज है एक कुशन टाइप पोर्शन होता है, कुशन टाइप एक्ट होता है इसका, बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम मस्कुलर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हैं, 4 मुख्य ऑर्गन हैं स्केलेटल सिस्टम के, जिसमें बोन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, ठीक है। ये 4 मुख्य पार्ट हैं, 4 ऑर्गन्स हैं स्केलेटल सिस्टम के। आइए अब अगला चलते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम क्या है, योर मसल्स कंट्रोल्स आर मूवमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज ऑर्गन एंड बोन्स। मसल्स जो हैं बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये मसल्स हैं। मेजर टिश्यू, अब मस्कुलर सिस्टम के कुछ मेजर टिश्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल और तीसरा है कार्डियक मसल। अब इनका पोजीशन देख लेते हैं, कौन से मसल कहाँ पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल देखते हैं तो स्केलेटल मसल सेल स्केलेटल मसल सेल है, बोन्स के पास पाए जाएंगे, बोन्स के एरिया में स्केलेटल मसल सेल पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा स्मूथ मसल सेल, जो भी हमारे बॉडी में स्मूथ ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक, इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा अगला है कार्डियक मसल्स,
ये कार्डियक मसल सेल हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्डियक हार्ट का हिस्सा होता है, तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। ये 3 मुख्य प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। मस्कुलर सिस्टम के 3 तरह के मसल्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। और ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा अगर ट्रांसपोर्ट करता है तो वो होता है न्यूट्रिएंट्स, और तीसरा क्या है? वेस्ट्स। ये थ्रू आउट द बॉडी इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन का काम करने का काम कौन करता है हमारा? वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, साथ ही साथ शरीर के वेस्ट मटेरियल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। मेन पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो हार्ट है, हृदय है, दूसरा ब्लड वेसल्स हैं, तीसरा ब्लड है, और ये 3 मुख्य पार्ट हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, और इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो है ब्लड, ठीक है। ये 3 मुख्य पार्ट हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स आप देख सकते हैं, कुछ प्योर ब्लड को ले जाने वाले हैं, कुछ इम्प्योर ब्लड को ले जाने वाले हैं। जो प्योर ब्लड को ले जा रहे हैं उनको आर्टरी बोलते हैं, आर्ट्रियल वेन्स बोलते हैं, और जो इम्प्योर ब्लड को ले जाते हैं उनको हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हैं ब्लड वेसल्स, आप समझ गए होंगे। इसके बाद से आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए यूज होता है मोस्टली। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर कंटेंट को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ मुख्य पार्ट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नोज, माउथ, ट्रेकिया, लंग्स और डायफ्राम, ठीक है। ये पार्ट है, मुख्य पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो ये हमारे मुख्य पार्ट हो गए, नोज, माउथ, ट्रेकिया, लंग्स और डायफ्राम। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्य पार्ट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इसके मेन फंक्शन क्या है? फूड को ऐसे पार्टिकल में तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, जिससे हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। साथ ही साथ इसको ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में पास करना, जिससे हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को ले सके, और इसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल को भी शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। ये है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य, ठीक। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ मेन पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है आइसोफेगस, जिसको आहार नली के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है स्टमक, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टमक, लीवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाजेस, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, अपेंडिक्स और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये मुख्य पार्ट हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जो हमारे शरीर से मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है। ये शरीर से वेस्टेज को कलेक्ट करता है और शरीर से बाहर की तरफ निकाल देता है। इस प्रक्रिया को एक्सक्रीशन की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य अगर ऑर्गन की बात करें तो इसमें मुख्य ऑर्गन है किडनी होता है, जो 4 से 4.5 इंच लंबाई होती है, 4 से 6 औंस का वजन होता है इनका, और 1 से 2 लीटर यूरिन प्रतिदिन निकालने का कार्य लगभग करता है हमारा किडनी, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के मुख्य पार्ट की बात करें तो इसमें किडनी 2 पेयर होती है, साथ ही साथ 2 पेयर यूरेटर की होती है, यूरेटर, ठीक। ब्लैडर होता है जहाँ पे मूत्र कलेक्ट होता है, एक यहाँ पे स्फिंक्टर पाई जाती है जो मूत्र को रोके रखता है, और ये यूरेथ्रा होता है जिससे मूत्र को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य पार्ट हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब बात करेंगे इंटीगुमेटरी सिस्टम को, जो हमारे स्किन होते हैं। योर स्किन हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्किन का क्या काम है? ये बॉडी को वाटर लॉस से बचाता है, साथ ही साथ इंजरी और इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है,
बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ वेस्टेज को भी निकालने का, स्वेट्स के रूप में बाहर निकालने का कार्य करता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। इसके साथ साथ वाटर इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करने का काम करता है हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। ऑल्सो विटामिन सी का प्रोडक्शन करता है। मेजर पार्ट अगर बात करें तो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का, तो पहला स्किन है, दूसरा हेयर है, तीसरा नेल्स है। ठीक है, ये 3 मुख्य पार्ट हैं इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के। ठीक है, आइए बात करेंगे इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम क्या है हमारी बॉडी का? ये बॉडी को फॉरेन इन्वेडर्स से, जो बाहरी तत्व हैं, उनसे हमारे शरीर को बचाने का कार्य करता है। बाहरी अटैक से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। दूसरा, इसमें स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो पैथोजन पे अटैक करते हैं और हमारी बॉडी को पैथोजन से बचाते हैं। और पैथोजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे शरीर में डिजीज़ पैदा करें, उनको हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम सेल्स 2 स्पेशल टाइप के होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स दैट टारगेट स्पेसिफिक पैथोजन आर कॉल्ड लिम्फोसाइट। जो भी वाइट ब्लड सेल्स हैं पैथोजेंस को टारगेट करते हैं, उनको लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। टी सेल्स एंड बी सेल आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। 2 तरह के लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, एक टी सेल, दूसरा है बी सेल, और दोनों का अलग अलग कार्य है। ठीक है, टी सेल और बी सेल। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज आर द स्पेशल प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज एंड डिफीट इन्वेडिंग पैथोजेंस। एंटीबॉडी क्या होती है? ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है और उस पैथोजन को डिफीट करता है, उसको ख़त्म करने का भी काम करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज आर मेड बाय बी सेल। अभी मैंने बताया कि जो बी सेल है उसका कार्य क्या है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना। Once a pathogen is encountered by B cell, it memorizes it, and next time it encounters the pathogen, it will have antibodies ready to fight the pathogen. एक बार अगर B cell किसी पैथोजन को इनकाउंटर करता है, किल करता है, तो वो उसको मेमोराइज कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जब भी वो पैथोजन आता है तो सबसे पहले वो एंटीबॉडी जो B cell ने प्रोड्यूस किया था, वो एंटीबॉडीज़ को भेज करके उस पैथोजन को फाइट करने के लिए एक्टिव कर देता है। अब बात करेंगे एंटीजन क्या है। Antigen is a substance that when be introduced into body stimulates the production of antibody immune response. एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स बनाने का काम करता है। एंटीजन सब्सटेंस है, बॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीजन में स्पेशली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? टॉक्सिन्स होती हैं, बैक्टीरिया और फॉरेन ब्लड सेल्स होते हैं, सेल ऑफ ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज ए स्टेट इन विच बॉडी हैज सफिशिएंट डिफेंस टू फाइट इन्फेक्शन, डिजीज और इन्वेशन बाय पैथोजन। शरीर की वो अवस्था जिसमें शरीर के पास रोगों से लड़ने की क्षमता हो, चाहे वो पैथोजन हो, डिजीज या किसी भी तरीके का बैक्टीरिया वायरस है, उससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में हो। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी 2 तरह की है, एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, refers the defense that are in a place at all times and are not specific to the pathogen to which the system is responding. ये हर तरीके के पैथोजन के लिए एक्टिव होता है इम्यूनिटी। ठीक है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर एंड नोज, ईयर, एंजाइम्स इन माउथ एंड टीयर्स इन द आइज। किसी भी तरीके का पैथोजन अगर अटैक करता है तो ऑटोमेटिकली ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी उसको इन्वेड करता है, उसको रोकने का, इन्वेडर को रोकने का काम करता है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है? जब कोई स्पेशल टाइप का पैथोजन आता है तो उसके लिए यूज़ होता है। एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा। एंटीबॉडीज माता से बच्चे की तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, एंटीबॉडीज वेयर ट्रांसफर्ड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम वन चाइल्ड टू मदर टू चाइल्ड। मदर से चाइल्ड को भी मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज प्राप्त होते हैं। एंटीबॉडीज वेर बिल्ट अप ड्यू टू द प्रायर एक्सपोजर ऑफ पैथोजन। और एंटीबॉडी कब बनती है? जब पैथोजन अटैक कर देता है तब। ठीक है, एंटीबॉडीज वेर बिल्ट अप थ्रू अ वैक्सीनेशन प्रोसेस। एंटीबॉडीज को बनाने का प्रक्रिया क्या होती है? वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होती है। आइए अब जानते हैं वैक्सीनेशन क्या है। मोस्ट वैक्सीन कंटेन्स अ लिटिल बिट ऑफ डिजीज जर्म दैट इज रिकॉर्डेड। मोस्ट वैक्सीन में क्या होते हैं? लिटिल बिट डिजीज जर्म होते हैं जो या तो कमज़ोर किए गए होते हैं या मार दिए गए हैं।
वैक्सीन किसी भी तरीके का ऐसा जर्म नहीं होता है जो आपको बीमार कर सके, ठीक है। हैविंग दिस लिटिल बिट ऑफ जर्म्स इनसाइड योर बॉडी मेक्स योर बॉडी इम्यून सिस्टम बिल्ड एंटीबॉडीज टू इट। और जब ये जर्म्स हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, हमारी इम्यून सिस्टम उसके बॉडी अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ बनाती है। वैक्सीन्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई अ नीडल माउथ एंड सम थ्रू अ नेजल स्प्रे। वैक्सीन को नीडल माउथ या नेजल स्प्रे के द्वारा बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। यूएस में बात करें, स्कूल्स में बच्चों को एडमिशन कराने से पहले उनसे मेजल्स, मॉम्स, रूबेला, परटूसिस, हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया एंड टिटनेस के वैक्सीन्स लगा के रखे जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, लिम्फेटिक सिस्टम इज एक्सटेंसिव ड्रेनेज नेटवर्क, हेल्प बॉडी फ्लूइड लेवल्स इन बैलेंस एंड डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। बॉडी फ्लूइड को बैलेंस में बनाने का काम करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसको फिल्टर करता है एंड सर्टेन ब्लड वेसल सेल्स एंड जनरेट, और साथ ही साथ एंटीबॉडीज़ बनाने का भी काम करता है। मेजर पार्ट बात करें लिम्फेटिक सिस्टम का, तो ये मुख्य रूप से लिम्फेटिक वेसल्स है जो उसको लिम्फ बोलते हैं, जो लिम्फ कैरी करता है, जिसमें वाटरी फ्लूइड होता है जो प्रोटीन, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया और अदर सब्सटेंस को बॉडी के थ्रू पहुंचाने का काम करता है। और ये ज़्यादातर इम्यून सिस्टम के साथ और सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। द स्प्लीन स्टोर मेनी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स नीडेड फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। स्प्लीन जो हमारी बॉडी में होती है वो वाइट ब्लड सेल्स को अपने पास रखती है, और जब भी इम्यून रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है तब उसको सिक्रेट करने का काम करती है। अब बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम इज ए कनेक्शन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड एंड सिक्रेट स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जो डायरेक्टली प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं, स्पेशल प्रोटीन सिक्रेट करते हैं जिसको हम हार्मोन बोलते हैं। द ग्लैंड्स रिलीज द हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड दे ट्रैवल टू द टारगेट सेल्स और ऑर्गेनिज्म। ये ग्लैंड्स होते हैं, ये हार्मोन्स निकालते हैं और ब्लड स्ट्रीम उसको डिफरेंट टारगेट सेल और ऑर्गन को पहुंचाने का काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम टू मेंटेन ए स्टेबल एनवायरनमेंट विथिन द बॉडी और hemostasis. The hormones also help the body to regulate growth, sexual development and metabolism. Sugar, salt and fluid level in the blood also maintained by the hormones. यहाँ पे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप देख सकते हैं, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियाज, ओवरीन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल, ठीक है। यहाँ ग्लैंड और हार्मोन हैं, उनके कुछ कार्य हैं, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ये बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 9 तरह के हार्मोन को निकालता है जो ग्रोथ और डिफरेंट ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागान का फॉर्मेशन करता है जो ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। एड्रेनल ग्लैंड इपीनेफ्रिन को रिलीज़ करता है जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है जो स्पर्म और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को देने का काम करता है। ओवरीज जो हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक 2 हार्मोन निकालता है जो एग और फीमेल कैरेक्टर्स को देने का काम करता है, ठीक है। तो ये थे ग्लैंड और उनके कार्य, उनसे उत्सर्जित हार्मोन और उनके कार्य के बारे में विवरण। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। फार्मा ट्रेनरों के साथ जुड़े रहिए और अपने ज़रूरी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।